नमस्कार। क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में आज क्रेडिट पॉलिसी और वीकली एक्सपायरी के दिन हम देखने की प्रेशर है। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी सी सुधार की कोशिश बाजार में जारी थी, लेकिन अभी भी वो विश्वास नहीं लौट पा रहा, क्योंकि कहीं न कहीं बाजार को महंगाई की चिंता सता रही है। वित्त वर्ष 2024 के लिए महंगाई का अनुमान 5.1% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया गया है और इसके चलते साथ साथ जो इंक्रीमेंटल जो सीआरआर लगाया गया है 10% का, उससे भी कहीं न कहीं बाजारों का मूड स्पॉइल हो रहा है। हालांकि वो अस्थायी है, 1 महीने बाद उसकी फिर से समीक्षा की जाएगी, लेकिन अभी भी बाजार के लिए थोड़ा सा नर्वसनेस हम देख रहे हैं। 84-85 अंक नीचे है निफ्टी 19,550 के आसपास, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 अंकों के आसपास की कमजोरी निफ्टी बैंक में है। थोड़ी सी सुधार हुई थी, लेकिन फिर से उन्हीं स्तरों के आसपास जाता हुआ 300 अंकों के आसपास की कमजोरी। आज हम देख रहे हैं कि बेयर्स का पलड़ा बाजार में भारी है, तो बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसका पूरा का पूरा हम एनालिसिस करेंगे, अपने एक्सपर्ट से समझेंगे कि अब 1 घंटे का जो सत्र बचा है आपके लिए मौके कहां पर बन रहे हैं और नतीजों के चलते आपका फोकस कहां पर होना चाहिए। लेकिन इस बीच ग्रासिम के नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। एबिडा 1321 करोड़ से घटकर 674 करोड़ रुपए का आंकड़ा है। कमजोर प्रदर्शन, ऑलमोस्ट आधा हो गया है कामकाजी मुनाफा, और ग्रासिम हम देख रहे हैं कि 1% की कमजोरी के साथ फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर 1830 रुपए के आसपास का भाव है। आय भी घटी है, लेकिन 7,253 करोड़ से घटकर 6,25,000 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा आय के फ्रंट पर है। मार्जिन किस तरह से रहते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि शेयर में आधे से लेकर 1% के आसपास की कमजोरी है। हमारे मार्जिन्स पे हैं जी अभिषेक, मेरे पास नंबर्स में बता देता हूँ। मार्जिन्स जो इसके आए हैं वो करीब 10.5% से ज़्यादा के हैं। 11.25% के मार्जिन है और मार्केट एस्टिमेट कर रहा था करीब 8% के मार्जिन, तो मार्जिन से बीट हुआ है। और मेरे पास अभी ऑपरेशनल फ्रंट के भी नंबर हैं, वो 520 करोड़ से बढ़कर 673 करोड़ आया है। यानी इन्होंने ऑपरेशनली तो अच्छा काम किया है, जिसके हम फ्रंट पे कहते हैं कि कॉस्ट के फ्रंट पे देखिए, आप ऑपरेशंस का मतलब होता है कि आप अपनी कॉस्टिंग को कम करें और अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाएं। आपको भले रेट ना बढ़ानी पड़े, तो आपको ध्यान होगा सीमेंट के दाम नहीं बढ़े ज़्यादा, तो आप कैसे अपने एबिटा को ठीक करेंगे या कैसे अपने मार्जिन्स को ठीक करेंगे। आपको कॉस्ट प्रेशर कम होना चाहिए। कुछ तो कॉस्ट प्रेशर तेल ने कम किया, यानी कि क्रूड ऑयल ने कम किया, और कुछ इन्होंने अपनी एफिशिएंसी से भी कम किया, क्योंकि हायर डिमांड होती है और उसमें कॉस्ट ऑफ स्केलिंग जो है वो काम कर जाती है। तो एबिटा और मार्जिन्स के फ्रंट पर नंबर तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पे उतना ठीक नहीं है नंबर। प्रॉफिट के फ्रंट पर थोड़े से कमजोर हैं, और डिम्पी जो बता रहे हैं कि कॉस्ट वाली जो बात है, क्योंकि काफी लंबे समय से सीमेंट कंपनीज के मार्जिन पर हम प्रेशर देख भी रहे थे, लेकिन जिस तरह से फ्यूल की कॉस्ट थोड़ी सी कम हुई तो उससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट उनकी घट जाती है। कंसोलिडेशन हो रहा है, कीमतें बढ़ा नहीं सकते ज्यादा, तो ये थोड़ा सा पेंच फंसा रहता है कहीं ना कहीं। इस पर जरा एक बार व्यू ले लेते हैं एक्सपर्ट की कि आखिर ग्रासिम के नतीजों के बाद आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, शेयर में क्या करना है। हमारे दो एक्सपर्ट, फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शाह जियोजित फाइनेंशियल से, और उनके साथ हैं क्षितिज गांधी, आज आपको टेक्निकल सेटअप समझाएंगे बाजार का, तमाम स्टॉक्स का। गौरांग सर, आपके पास पहले आएंगे। क्या करना है ग्रासिम में, नतीजे आपको कैसे लग रहे हैं और यहां से किस तरह से अप्रोच करें शेयर को? आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पहले डिस्क्लोजर दे देते हैं। ग्रासिम पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और ये जो आंकड़े अभी हमारे समक्ष है, इसमें मुझे ये नहीं पता है कि इसमें कोई एक मुक्त घाटा हुआ है या फिर कोई तरह का खर्च है। अगर वो होता है तो मेरे ख्याल से आपको इसकी भी गणित करना होगा बैठ करके। लेकिन अगर वो नहीं है तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत छोटी मध्यम अवधि में ये आंकड़े चिंता खड़ी कर सकता है। लेकिन हम सिर्फ एक तिमाही के आंकड़े को देख करके निवेश लायक रणनीति नहीं बनाते, और खास करके सीमेंट जैसे सेक्टर में जहां पर थोड़ी बहुत प्रतिबंध लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारा अनुमान है कि महीने दर महीने जो सीमेंट की बोरियों की बिक्री के आंकड़े आएंगे, वो बहुत सकारात्मक है, और कहीं ना कहीं ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को लाते हुए जो नकारात्मक परिस्थिति है उसको दूर किया जा सकता है। तो इस कारणवश अगर कुछ नीचे के तरफ के दायरे दिखते हैं ग्रासिम में, तो निवेश लायक रणनीति आप बिल्कुल बना सकते हैं। ओके, ठीक है। गुरांग सर का ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनको ना आप रोज़ ना देखें, ना उनके क्वार्टरली से देखें, आप उनके डीएनए को चेक करें। डीएनए कहने का मतलब बिजनेस क्या करते हैं, उनके पीयर कितने हैं, कितनी पुरानी कंपनी है, हर उतार चढ़ाव को मैनेज कैसे करती है, और एक लॉन्ग टर्म व्यू कैसे मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर HUL भी वैसा ही है, एग्जाम्पल के तौर पर टाटा स्टील भी वैसा ही है, एग्जाम्पल के तौर पर आप L&T को भी वैसे ही जोड़ सकते हैं।
तो कई बार क्या होता है, साल में 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर या फिर 2 साल में 2 क्वार्टर खराब आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इन शेयर का परसेंटेज निकालेंगे मंथ ऑन मंथ या फिर साल दर साल, तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। इसलिए गुरांग सर की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ग्रासिम के नंबर्स को नोटिस ज़रूर करो, देखो ज़रूर, लेकिन आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए है। खैर, इस बीच हम जी वाली खबर पे भी जाएंगे आज। आपको मालूम है जी एंटरटेनमेंट को लेकर एनसीएलटी का फैसला आना है और उस फैसले को लेकर सबकी निगाहें हैं। अब एनसीएलटी ने मर्जर को मंजूरी दे दी है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है जी एंटरटेनमेंट के लिए कि सोनी के साथ उसके मर्जर को मंजूरी मिल गई है। देखिए, लीगल पेच होते हैं, चरणबद्ध तरीकों से आप कोई भी काम करते हैं। पहला मामला एनसीएलटी के अंदर ही जाएगा और एनसीएलटी से मंजूरी मिलने के बाद मोटे तौर पर लीगलिटी का पहला पेच क्लियर हो जाता है। तो ये इसके खिलाफ जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी उनकी एप्लीकेशन रद्द हुई और पवन कुमार विजय जो कि कॉर्पोरेट एडवोकेट हैं वो हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले जी सोनी की मर्जर जी शेयर के लिए कम से कम ठीक है। आपको एक और चीज़ बता दें, जी के फाउंडर मेंबर पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा जी, उनसे सेबी अलग तरीके से पूछताछ करेगी। तो जो मंजूरी वाला जो मर्जर वाला मामला है वो एक अलग सेपरेट एंटिटी है और उनसे जो पूछताछ है वो एक अलग सेपरेट एंटिटी है। 18 रुपये 7.5% की तेज़ी के साथ दिन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा है और ये शुभ लक्षण है, इसने कई दिन पहले दिखाना शुरू कर दिए थे। ये बात सबको पता थी कि एनसीएलटी का फैसला आएगा, लेकिन ये बात शेयर प्राइसेस ने तय कर दी थी कि फैसला इनके हक में आ सकता है। ये शेयर 220 रुपये से 250 रुपये तक सिर्फ इसी उम्मीद से चला और 50 पे आके रुक गया कि आज फैसला आएगा तो मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, और इस रिएक्शन का असर आप देखने मिल रहा है। हमने कई बार आपको मामले की गहराई बताई है कि आप पुनीत जी को और सुभाष जी को जी एंटरटेनमेंट का इस समय पार्ट ना मानिए, इसको अलग कंपनी अलग मर्जर के हिसाब से सोचिए, देखिए, जानिए, तो आपका फैसला लेना आसान हो जाएगा। 8% ऊपर है। पवन विजय जी हमारे साथ हैं। विजय जी, ये कितनी बड़ी जीत है लीगल फॉर्म में, अगर मैं पूछूं आपसे, जी और सोनी के मर्जर को जो एनसीएलटी से फैसला आया इनके हक में कि हाँ हम मर्जर को अप्रूवल देते हैं? कि मर्जर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई सेबी कोई केस कर रहा है, सेबी में कोई डिस्कशन चल रहा है या सेबी ने एमडी को डिबार कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मर्जर पे, क्योंकि वो सेबी ने उनको इस समय डिबार कर दिया है। दे कैन नॉट बिकम दी डायरेक्टर का कंपनी। तो उसको छोड़ के मर्जर में केवल एक इंडिविजुअल के बेसिस पे, दिस इज अ कॉर्पोरेट मर्जर, नॉट द इंडिविजुअल मर्जिंग विद समबडी। सो द कॉर्पोरेट मर्जर का डिसीजन एक सेपरेट होता है और इंडिविजुअल का सेपरेट होता है। जब वो कंपनी का मर्जर के लिए शेयर होल्डर रेडी है, एवरीबडी इज रेडी, तो एनसीएलटी से ये ऑर्डर आना एक्सपेक्टेड था। ओनली थिंग इज कि उसमें जो पुनीत गोयनका वाला इश्यू है, उस इश्यू पे हमारे को ये समझने की कोशिश है कि अगर सेबी ने उन्हें डिबार कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली डिबार है। तो ये मर्जर का जो मैटर है वो बहुत बड़ी जीत शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और ये ही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि उस मर्जर में मर्जर पर से कोई इशू बड़ा नहीं था। आप हमारे साथ लाइन पर बन रही है, अपने जरा संवाददाता अनुराग शाह को जोड़ लेते हैं जो कि इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। अनुराग, अब तो एनसीएलटी से ये मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ कोई कमेंट्स भी आए हैं? हालांकि 10 जुलाई को ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था, अपडेट क्या आपके पास? अनुराग, देखिए, एनसीएलटी की बेंच ने, डिवीजन बेंच ने इसको मंजूरी दे दी है और जुलाई के अंदर ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था और लंबी दलील चली थी जिसमें कहा गया था कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो 96% तक पब्लिक शेयर होल्डिंग है और इसके अलावा जो बाकी जो रेगुलेटर है सेबी के द्वारा इसको मंजूरी मिल चुकी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी, इसके अलावा एक्सचेंजेस के द्वारा मंजूरी दे चुकी है। तो बाकी तमाम जो बाकी अथॉरिटीज थी उनकी मंजूरी जो है इसको मिल चुकी थी और एनसीएलटी के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था और अब जो है एनसीएलटी के द्वारा भी इसको क्लियर कर दिया गया है। जो मर्जर की जो प्रक्रिया है वो अब आगे बढ़ेगी, मर्जर पूरा होगा। जी अनुराग, ठीक है।
आपके पास फिर से लौटें, लेकिन पवन जी अब आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो क्रेडिटर्स हैं जो कि इस डील के खिलाफ कोर्ट गए थे, एनसीएलटी गए थे, अब तो वहाँ से ये उनकी सारी की सारी आपत्तियाँ जो खारिज हो गई हैं, कहीं फिर से आपको लगता है कि उनके पास कोई विकल्प बचता है इसके खिलाफ? अब यहाँ से किस तरह से आप मामले को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, अगर फील करता है, पर मेरे हिसाब से आप ना मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मर्जर केस में शेयर होल्डर्स का जो डिसीजन है वो करता है until unless समथिंग रॉन्ग इज हैपनिंग और पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कुछ काम हो रहा है, उसके अलावा बोथ द कंपनी शेयर होल्डर्स आर रेडी, दे विल फॉलो। ये थोड़ा सा हाइप हो गया मिस्टर पुनीत गोयनका के कारण, और हर बात में यही डिस्कशन हुआ है। अगर आप ये ऑर्डर अभी आप डिटेल में पढ़ोगे तो एनसीएलटी यही बात बोल रहा है कि बोथ आर सेपरेट थिंग। कंपनी का मर्जर इज ए वन पार्ट एंड द किसी इंडिविजुअल की डिसेबिलिटी इज सेकंड पार्ट। यू कैन नॉट डिसाइड मर्जर ऑन द बेसिस ऑफ समबडी डिसेबिलिटी। वो डिसेबिलिटी तो कंटिन्यू रहेगी क्योंकि उनको सेबी ने रेस्ट्रिक्ट किया है। तो अगर सेबी ने उनको रेस्ट्रिक्ट किया है तो वो वैसे मर्जर के बाद भी जब तक सेबी का ऑर्डर उनके फेवर नहीं आता वो कंपनी में कुछ नहीं बन सकता। ठीक है पवन जी, ये बात आपने बिल्कुल अच्छे से उठाई है। देखिए, कैपेबिलिटीज़ पे क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं भी गड़बड़ एज सच नहीं थी। इस मर्जर की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें कहीं कभी भी फाइनेंशियल वैसा वाला मैटर नहीं जुड़ा था। वो तो कैपेबिलिटीज़ पे, ऑनरशिप पे आके थोड़ा बहुत मैटर रुक रहा था कि हम बोर्ड में किसके पास कौन कितना मुखिया रहेगा, कैसे। ये डिश टीवी वाला मामला भी कुछ ऐसे ही है। वहाँ पे तो यही कहा गया कि जो जवाहर गोयल जी है वो भले बाहर हो जाए, उसके बाद कंपनीज को हम खुद चला लेंगे। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा सिग्नल है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। फाउंडर मेंबर भले ही क्यों ना कोई भी रहा हो, लेकिन अगर कोई मामला ऐसी जगह पर आके रुक जाएगा जहाँ पे फाउंडर मेंबर के हटने से चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो जाएं, तो कुछ एग्जाम्पल आपको डिश और जी एंटरटेनमेंट से दिखेगा, जहां पर वो एक निजी दो लोगों से अलग क्वेश्चनिंग हो रही है, लेकिन अप्रूवल को लेकर कहीं भी कोई लीगलिटी में ज़्यादा बड़े पेचीज नहीं फंसे हुए थे। इसलिए शायद एनसीएलटी ने ये फैसला भी लिया कि जितनी आपत्तियां हैं उन सबको एक सिरे से खारिज कर दो। इसलिए कोई भी चीज़ को कॉग्निजेंस लेके आगे नहीं बढ़ाया गया, सभी चीज़ों को एक सिरे से ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया गया और फैसला एक तरफा दिया गया। और आप शेयर का जो रिएक्शन देख रहे हैं ना 10% का, ये फ्यूचर्स का रिएक्शन है और ये 10% पे भी लॉक हो गया है। अब ये 5% के लिए वापस खुलेगा अगर समय बचा तो इसके अंदर। गौरांग सर, एक बार आपसे भी सवाल पूछना है। हम ये मान के चले कि जी और सोनी के अंदर अब लीगलिटी नहीं रहेगी, अब तो ऑपरेशनली हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी और कितनी बड़ी होती है। लीगल का जो हो गया वो तो एनसीएलटी ने दे दिया, लोगों ने पहले एक्सेप्ट कर लिया था, शेयरधारकों को भी पता था, ये तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। अब तो ये चेक करना है कि कंपनी कितने दमखम से अपना काम बढ़ाती है, आगे बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग करती है। बिल्कुल सही फरमाया डिम्पी आपने, और मेरे ख्याल से एक तरीके से जो लटकती तलवार थी पिछले कुछ महीनों से जी एंटरटेनमेंट के ऊपर, ये जो निर्णय आया है उससे वो लटकती तलवार अब हट गई है। और अब ये निर्भर करेगा कि मर्जर होने के पश्चात कारोबार किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं और बैलेंस शीट को किस तरीके से मजबूत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जी के पास जिस तरीके के चैनल्स हैं, चाहे वो रीजनल हो, वर्नाक्यूलर हो या फिर कोई अन्य हो, पूरा बुके इनके पास है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो डिस्क्लोजर देना जरूरी होगा हमारे लिए कि हमारी खरीदारी की राय है जी एंटरटेनमेंट पर, और इस 9 या 10% की बढ़त के बाद हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत करीब आ चुका है, करीबन 275 के आसपास हमारा लक्ष्य है। अब निर्भर करेगा कि आगे जाते हुए क्या योजना लेकर के आते हैं और क्या परिवर्तन लेके आते हैं। अगर किसी की भी तरह की कठिनाई नहीं हुई और कोई भी तरह की अड़चन नहीं आई तो मेरे ख्याल से रास्ता तो साफ दिखता है, लेकिन कारोबार किस तरीके से आगे बढ़ेगा और बैलेंस शीट किस तरीके से मजबूत होगी, इस पर ध्यान देना जरूरी होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनी को जी की ज़रूरत थी और जी को सोनी जैसे बड़े प्लेयर्स की ज़रूरत थी, इसलिए कॉम्बिनेशन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छा लगा।
जिस समय डील भी सामने आई थी उस दिन भी आपको ध्यान होगा शेयर बहुत ज़ोर से चला था, लेकिन बाद में लीगल पचड़ों में फंसने की वजह से शेयर को थोड़ा नीचे आने पड़ा। अब धीरे धीरे लीगैलिटी, वही कहते हैं ना बादल छट रहे हैं तो आसमान साफ दिखाई दे रहा है। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए अब कितना बढ़ेगा आगे। एक और चीज़ मैं बता दूं, ये 15 मिनट के लिए लॉक हुआ है F&O में। 15 मिनट के बाद इसके लॉक का रिवीजन होगा। अगर प्राइस में ऊपर नीचे की बिडिंग होगी तो खोल दिया जाएगा लॉक, नहीं तो फिर लॉक बना रहेगा, फिर 5% के लिए और खोला जाएगा। ये तरीका है F&O के अंदर इस समय काम करने का। फिलहाल ये लॉक है 7.5% के OI एडिशन के साथ, यानी कि जमकर खरीदारी हुई है और विद द प्रीमियम इन द स्टॉक ऑल्सो 2 पॉइंट का प्रीमियम है। अनुराग मेरे रिपोर्टर बने हुए हैं। अनुराग, मेरे को एक चीज़ थोड़ी सी आपसे और समझनी है। ये NCLT की अप्रूवल तो आ गई है, इस फैसले के बाद भी सेबी उसी गंभीरता के साथ क्वेश्चनिंग करेगा, पूछताछ होगी, या फिर वो अलग अब तरीके से अब जांच होने जा रही है? क्योंकि अब तो मामला ऑनरशिप का तो मिल ही गया। बिल्कुल, तो ये दलील जो है वो जी एंटरटेनमेंट के जो काउंसिल थे उनके द्वारा कोर्ट में भी रखी गई थी कि अगर पुनीत गोयनका जो है अगर वो एमडी नहीं होते तो उसकी जगह कोई और एमडी होगा, लेकिन जो बाकी स्टेक होल्डर्स है, बाकी जो शेयर होल्डर्स है, उनके जो है हित प्रभावित नहीं होने चाहिए, क्योंकि काउंसिल के द्वारा बार बार यही कहा गया था कि जो प्रमोटर्स की जो शेयर होल्डिंग है वो मात्र 4% है और बाकी जो 96% शेयर होल्डिंग है वो बाकी पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो ये दलील जो है बार बार दी गई थी। और इसके अलावा जो अब जो सेट के अंदर जो है वहां पर भी जो सेट ने कहा है, और सेबी ने जो रोक लगाई थी पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा पे कोई भी डायरेक्टरल पोजीशन होल्ड करने की, तो अब उसकी भी सुनवाई होगी। और उसकी सुनवाई अब उस इंटरिम ऑर्डर जो निकला था सेबी का, उसके बाद की जो सुनवाई है वो सेबी चेयरमैन खुद करेगी। तो ये एक और बड़ा डेवलपमेंट होगा और ये अपने आप से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि जी एंटरटेनमेंट पहले ही NCLT में साफ साफ बोल चुका था कि अगर पुनीत गोयनका एमडी नहीं भी रहते हैं तो जो शेयर होल्डर्स के जो हित है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट बात बताइए, और आप खुद कह रहे हैं कि खुद उनके काउंसिल ने भी क्वेश्चन उठाया था। देखिए 4% की जो होल्डिंग की बात अभी सामने निकल के आई ना, कि जी के जो पुराने फाउंडर मेंबर्स थे उनके पास 4%, एक्चुअली था 2%। 2% तो जब इनका एग्रीमेंट हुआ, आपस में इनका विलय हुआ, तो 2% सोनी ने इनको और दिया, तो उसके बाद 4% की होल्डिंग हो गई। लेकिन ये बात सच है कि जो मेजॉरिटी होल्डिंग्स है उनकी बात, उनकी दलील, उनकी चीज़ें ज़्यादा से समझी जाएंगी। और रही बात, जैसे खुद अनुराग बता रहे कि उनके काउंसिल ने ये तक कह दिया कि अगर पुनीत गोयनका नहीं होंगे तो ठीक है, कोई और, हम किसी और को एमडी के तौर पर हम नियुक्त कर देंगे। ध्यान रखा जाए, बोर्ड ने एक फैसला लेके पुनीत गोयनका को बनाया था, फिर उस बोर्ड को लेकर भी वो क्वेश्चनिंग उठी थी। आपको अगर एक एक चीज़ में सारी चीज़ें याद दिलाऊं तो फिर बोर्ड के अंदर भी मामले को कुछ एक तरफा अपनी तरफ लोगों को करने के लिए हो गया था। तो मामला बहुत अलग अलग तरह की स्टेटमेंट से घिरा हुआ था। खुद पुनीत गोयनका ने आके एक स्टेटमेंट, प्रेस रिलीज जारी की थी इसके रिगार्डिंग। खैर, अब जो भी आगे चल रहा है। पवन जी, एक छोटा सा पॉइंट आपसे और समझना है। अब वैसे इस निजी तौर पर कंपनी को अगर हम एक सेपरेट लीगल एंटिटी माने तो मैं इसको एक किस्म से ये मान सकता हूँ कि अब हरी झंडी मिल गई है, अब कोई ज़्यादा लीगल्स में फसन नहीं होगी, कोई ज़्यादा पेच नहीं फंसेंगे अब ये। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मान लो किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो NCLT अपील कर सकता है और उस पॉइंट को जो उन्होंने रेज करने हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यू कैन पुट एन ऑब्जेक्शन, बिकॉज NCLT में जब आप अपना मर्जर का केस डालते हो तो वो पूरी चीजें देखते हैं। और मर्जर का केस केवल इस पॉइंट पे नहीं होता कि आप 2 शेयर होल्डर रेडी है, बिकॉज इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अप्रूवल, सेबी की अप्रूवल, सबकी अप्रूवल होती है। तो अगर सेबी ने कोई ऑर्डर पास किया है इनके अगेंस्ट, लेकिन साइमल्टेनियसली मर्जर भी अप्रूव किया है, स्टॉक एक्सचेंज भी देखता है, तो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। एंड ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पहली बार भी आपके चैनल पे आया था तो मैंने यही बात बोली थी कि इसमें कोई इशू नहीं है, कुछ बचा नहीं है। एंड दिस इज merger is approved and it is now sustainable merger. विकल्प जरूर है। NCLT जो कि अपीलेट अथॉरिटी है, वहां पर इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सारी की सारी आपत्तियां खारिज की गई हैं, इसलिए वहां से भी किसी रिलीफ की या फिर उनकी दलील को सुनवाई करने के कोई आधार को बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। जून में 170 रुपए का भाव हमने देखा जी एंटरटेनमेंट का,
और अब 270 के आसपास के भाव हो गए हैं। 10% के आसपास का उछाल है, सर्किट खुलने के इंतजार है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे किस तरह से ये शेयर बढ़ता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक रिलीफ। चलेंगे अपने सहयोगी अजय शर्मा के पास, क्योंकि इस स्टोरी पर उनकी काफ़ी नज़रें गड़ा के रखे हुए थे। अजय, आप किस तरह से अब चीज़ों को यहाँ से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? अभिषेक, देखिए ईटी नाउ के व्यूअर्स को काफ़ी फायदा हुआ होगा आई एम श्योर, क्योंकि 2 बार से हम ये बता रहे थे कि 176 का भाव था जी का पिछले क्वार्टर, जो बहुत ही खराब नंबर आया था। इसके बाद इस क्वार्टर नंबर आप देखिए भाव क्या हो गया था, 220 के आसपास, 225 के आसपास। और अगर आप देखें हर क्वार्टर में हम बार बार अपने व्यूअर्स को ये बात बता रहे थे कि बहुत सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ये स्टॉक ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? ये इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी मर्जर पे तब भी, क्योंकि डाउनसाइड कैप था, और अगर आ जाएगा क्लैरिटी तो अपसाइड बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट गौरांग से मैं ये बात जानना चाहूँगा, गौरांग, अगर मान लीजिए मैं 170 180 पे 180 रुपीज़ के भाव से बात करते हैं, जो जी की फ्रेंचाइज वैल्यू है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस को, वो अगर कोई अच्छा बड़ा प्लेयर आके इंटरनेशनल टाइप का प्लेयर आ जाता है तो वो फ्रेंचाइज वैल्यू बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। आज जो 10% का रिएक्शन एफएनओ में आ रहा है और थोड़ी देर रुकेगा, 5-10 मिनट 15 मिनट शायद, उसके बाद दोबारा चल सकता है, वो इसी बात को बाजार डिस्काउंट कर रहा है, राइट, कि ये वैल्यूएशन चेंज कर सकता है मर्जर इस फ्रेंचाइज का। इसमें तो कोई दो राय नहीं है अजय कि अगर कोई बड़ी कंपनी या कोई बड़ा सक्षम नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आता है तो बहुत बड़ा फेरबदलाव होता है, और सोच और विचारधारा में भी उतना बड़ा बदलाव होता है, जो कि जरूरी है कारोबार की रणनीति को लेकर के। और आपने सही फरमाया, ये स्टॉक मेरे ख्याल से 165-180 के आसपास काफी लंबे समय तक रहा। जब खबर आई थी इस मर्जर को लेकर के तो ये 300 के पार भी गया था शायद, अगर मेरी याददाश्त सही है तो अजय। और फिर क्योंकि ये कुछ खबरें आई कि मर्जर को लेकर के दिक्कतें वगैरह वगैरह, मैनेजमेंट को लेकर के कुछ सवाल या निशान लगे, तो ये लुढ़कना शुरू हो गया। और आज ये स्पष्टीकरण आया है, तो उस वजह से आप ऊपर के तरफ के दायरे देख रहे हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि बदलाव आएगा, लेकिन क्या बदलाव आएगा अजय, वो सुनना और देखना जरूरी होगा, और वो किस तरीके से बैलेंस शीट पर परिवर्तन लाता है, क्योंकि बैलेंस शीट थोड़ी बहुत कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जैसे अभी मैं डीपी से भी बात कर रहा था, कारोबार की रणनीति और कारोबार को किस तरीके से आगे लेके जाना है और आंकड़ों में किस तरीके से परिवर्तन आता है, ये तीन चीज देखना मेरे लिए काफी अहम होगा। इटली इत्तेफाक रखता हूं इस बात का गौरांग, कि इस समय इनकी कारोबार का हालत बड़ी खस्ता है। अगर पिछले कुछ दिनों के नंबर्स अगर कुछ भी गाइड हैं, लेकिन मैं बस इतनी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो क्लैरिटी आई है सोनी जी की, तो सोनी जो एक इंटरनेशनल कंपनी है, ये मिड टीन्स के, ये अपने खस्ता हाल की वजह से इनका वैल्यूएशन घट के 20,000 करोड़ आ गया था। और वॉल्ट डिज्नी को देखिए आप, ग्लोबल बड़ी कंपनी को देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो बाजार की को ये लगता है कि जो मल्टीपल इसका लग सकता है कंबाइंड एंटिटी का 6-8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद, वो काफ़ी ज़्यादा है, हो सकता है। तो इसलिए बाजार को ये रिएक्शन आ रहा है। एक बार एक चार्ट चेक मैं इसलिए करना चाहूँगा नागराज के साथ कि ये वॉल्यूम बैक मूव आया होगा मेरे हिसाब से। ज़रा एक बार चार्ट चेक करके बताइए आपको कहाँ पे नेक्स्ट लेवल नज़र आते हैं, क्योंकि ये एफएनओ में ये जो रुका है अभी ट्रेड होना, उसके बाद नेक्स्ट चलेगा और ऊपर जा सकता है। ये इस समय रिस्की है, इसको चेज नहीं करना चाहिए। नागराज जी हाँ, आप बिल्कुल सही कहा कि फंडामेंटल की इतना डिस्कशन के चलते ही चार्टिकली भी बहुत ही स्ट्रांग अप दिखा है। आप वीकली चार्ट देखोगे लास्ट एक आध 2 महीने में इतना शानदार अपसाइड जो दिखाया है 180 से ऑलमोस्ट 260 तक, जो एक कहीं ना कहीं एक इंडिकेट करता है कि स्टॉक से एक ऊपर की रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से इधर से 280 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उधर से एक डाउनवर्ड करेक्शन आने का चांसेस है। थोड़ा ब्रेक लूंगा, लेकिन बता दूं आज सुबह भी हमने 8 से 9 में अपने व्यूअर्स को ये बात बताई थी कि ये केस लगा हुआ है। प्रोबेबिलिटीज अपने हिसाब से देख लीजिए, चांसेस किस तरफ स्टैक्ड हैं। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में कई फंड्स ने जो रिस्क रिवॉर्ड देके काम करते हैं, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, अगर आप डेटा निकालेंगे तो आपको सब जगह जी का एडिशन दिखाई देगा। ऐसा हुआ है। अब ऑफकोर्स इनके फेवर में आई ये बात। अभी भी ये 10% देख के ये मत सोचिए कि सब गेम अभी हो गया। आपको ये देखिए नेक्स्ट 15%, अब ये 15% पे सर्किट लग गया। मैंने आपको बताया था 15 मिनट रुकेगा, ये फिर एक बार मूव करेगा 15% का सर्किट। तो ये जो री रेटिंग बाजार कर रहा है वो एक एमएनसी का वैल्यूएशन, सोनी का वैल्यूएशन,
50 टाइम फॉरवर्ड का 10 टाइम फॉरवर्ड वाली कंपनी आ गई थी जो अपने बुरे खस्ता हाल रिजल्ट्स और ये पूरा पेचीदा मामले के चक्कर में वो वैल्यूएशन गैप बाजार अब बंद कर रहा है। सही है गलत है ये बाजार डिसाइड करेगा, हम आपको समझा रहे हैं। अगर हमें पहले का पड़ा हुआ है तो जल्दबाजी में निकलिए मत, लेकिन नया आपको क्या भाव पे लेना है ये हमारे पैनलिस्ट और एनालिस्ट एक्सपर्ट्स हम लेके आएंगे। लेकिन नहीं गया है, इनफैक्ट निफ्टी 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक 15% ऊपर है। जब ये जो मर्जर जी और सोनी का मर्जर अप्रूव हुआ है उसके बाद से बाजार एक डिफरेंट वैल्यूएशन इसको असाइन कर रहा है और इस तरह का ज़बरदस्त मूव बहुत दिनों बाद हमने देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा है लास्ट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्षितिज आपको याद है क्या इस तरह का जो रीरेटिंग मूव बाजार एक तरफ टिल्ट हो गया? मुझे याद आ रहा है लास्ट जब ये मिस्टर सीतापति गोदरेज कंज्यूमर में आए थे HUL से, उस समय 27% चला था, मुझे याद है 1-1.5 साल पहले की बात है। उससे पहले आपको याद है इतना बड़ा कोई F&O स्टॉक ऐसे चलाओ पिछले 1-1.5 साल में? देखिए अजय जी, अगर झील की पर्टिकुलरली बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आपने सही पॉइंट आउट किया। 2021 में करीब यहाँ पे इतनी बड़ी चाल देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर, और उसके बाद आज एक न्यूज के चलते, एक ट्रिगर के चलते कहीं ना कहीं स्टॉक में एक जो बड़ा मूव देखने को मिला है। अभी लगभग स्टॉक ट्रेड कर रहा है लगभग 15% के अपर लिमिट, अपर सर्किट के आसपास। तो मुझे लगता है मोमेंटम बिल्कुल जारी रहना चाहिए आने वाले सेशंस के अंदर। झील के टेक्निकल चार्ट्स काफी अच्छे हैं, अब तो न्यूज भी काफी ज्यादा पॉजिटिव निकल के आ रही है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों ही अगर ट्रिगर पॉजिटिव मिल रहे हैं स्टॉक को, तो आने वाले सेशन में मुझे लगता है ये जो गेन्स है बिल्कुल कंटिन्यू होते दिखाई देंगे। क्या बात है, नजरें हट नहीं रही हैं। जितना जी की तरफ कुछ और स्टॉक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन नजरें हट ही नहीं पा रही। क्या जबरदस्त मूव है। खैर ये तो कहानी हो गई जी की। उसके अलावा 3 बज रहा है, कुछ BTST थोड़ा जल्दी हो गया BTST स्ट्रेटजीज के लिए, लेकिन बाजार कमजोर लग रहा है आपको क्षितिज, या आप कुछ लेके जाएंगे आज, या जी के अलावा कुछ और बताइए, कुछ लेके जाएंगे या कोई पोजीशन शॉर्ट करके जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, देखिए यहाँ पे अगर मार्केट्स की बात करें तो कल के सेशन में आखिरी 1 घंटे में जिस तरीके की रिकवरी हम लोगों ने देखी थी, आज कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद वो कहीं ना कहीं रिकवरी कहीं ना कहीं फिजल आउट होती दिखाई दी। और अगर निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें या मार्केट की बात करें तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अब एक रेंज फंसता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो स्टैंड है अभी भी मुझे लगता है बाय एंड डिप्स का ही अपनाना चाहिए। आज के सेशन की बात करें तो हालांकि निफ्टी में 100 पॉइंट से ज्यादा का कट देखने को मिल रहा है, बिकॉज ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में थोड़ा प्रेशर फील होता दिखाई दे रहा है। बट स्टिल मुझे लगता है कि यहाँ पे बाइंग की रणनीति अपनानी ही थोड़ी सी सेफ बेट रहेगी। तो मेरी जो रिकमेंडेशंस रहेंगी कैरी ओवर पोजीशंस के हिसाब से वो रहेगी मेटल काउंटर के ऊपर। पहला स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा मेटल काउंटर में से हिंडाल्को का। हिंडाल्को के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टॉक लगभग 468 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट के अगेंस्ट देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट के अगेंस्ट स्टॉक कहीं ना कहीं स्टैंड आउट होता दिखाई दे रहा है। और जो कल के सेशन में स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला था, मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं पॉज लेने के बाद ये मोमेंटम अपसाइड में बिल्कुल कैरी करना चाहिए। तो हिंडाल्को के ऊपर नजर बना के रख सकते हैं। लॉन्ग बेट लेने के लिए सलाह रहेगी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन रखें इसमें 455 का। अपसाइड में मुझे लगता है स्टॉक 482 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का पोटेंशियल रखता है। और दूसरी जो रिकमेंडेशन रहेगी, देखिए वो भी मेटल स्पेस में सही रहेगी। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील का। टाटा स्टील में अगर हम लोग बात करें टेक्निकली तो बीते कई हफ्तों में हम लोगों ने देखा था स्टॉक में एक ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग के चलते थोड़ा सा प्रेशर आता दिखाई दिया था। बट कहीं ना कहीं डेली चार्ट्स पे एक बार फिर से स्टॉक मोमेंटम कैच करता दिखाई दे रहा है। तो टाटा स्टील के ऊपर लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 120 के लगभग। मुझे लगता है यहाँ पे 125 तक के लक्ष्य स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 117 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिएगा। और अब हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आ चुके हैं आप सबके और हमारे सबके पसंदीदा मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट। देखिए स्क्रीन पे लिखाइए, ये हैं हमारे भसीन साहब। भसीन साहब, सबसे पहले शुरुआत में बाजार से इसलिए नहीं करूंगा, वो तो हम कर ही लेंगे बात, लेकिन जी पे हम लोग काफी समय से बात कर रहे हैं, लोग उंगली उठाते रहे, लेकिन 185 के आसपास आपने कहा था इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो रहा है। आज 280 का भाव आ गया। थैंक यू अजय जी। 185 पे मैंने दुनिया को कहा ले लो जी, लेकिन कोई लेने को राजी नहीं था फॉर व्हाटएवर। और अभी 285 तो शुरुआत है। 400 रुपए का भाव आपको दिख जाएगा इसका 31 मार्च तक, जितनी जल्दी मर्जर होए, और वो भी शुरुआत है। तो ये क्यों रीरेटिंग हो रही है, ये क्या मामला है? इतना पागलपन आज 15 टका एक बार में चला दिया। सिंपल चीज है अजय जी। See the most hated stocks, जी अडानी ट्विंस are the leaders and the most, so ये 300 पॉइंट निफ्टी पे तो मत ही करो। It's a see the broader market, you are missing the woods for the trees। कहाँ है मंदी? GMR देख लीजिए, ट्रेंड देख लीजिए, IEX देख लीजिए,
SBI लाइफ देख लीजिए। पहले इसका वजह संजय जी मैं उन पे भी आता हूं कि इस पे करना क्या है। जी पे इसको लेना है सर, लेना है आपको, अभी लो या 240 वो भूल जाओ। जैसे जोमेटो आपने 140 देखा और 50 की वेट करते रह गए तो 100 का भाव हो गया। जी का भाव 400 रुपए भी कम है। I'll tell you a simple thing. If Walt Disney trades at $200 billion, the largest media company, in a country like India with Sony being 54%, how could you have Z trade here? आपको पता है the baggage, the poor baggage was the Goenkas, which are now mostly out, and that would be even a blessing in disguise. I think for 2 years Sony has not invested in India anywhere. In Japan they have plateaued. This is the next game plan. तो ये उनका व्हीकल बन सकता है ग्रोथ का। करेक्ट। और आपको पता है in a country where corporate profits and ad revenues are just on the tip of the iceberg, the next 5 years only belong to media, and I think Z is going to rule the roost. थोड़ा डेविल्स एडवोकेट में प्ले करता हूँ। 2-3 रिजल्ट देखे, बहुत ही खस्ता हाल था। ये सारी चीजें के बावजूद आपको लगता है इसकी री रेटिंग आगे आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि ओनर चेंज हो रहा है और वो पैसा डालेगा, चीजें साफ होंगी तो बेटर वैल्यूएशन लग सकते हैं इसमें आगे चल के? बिल्कुल। सी इट वाज ऑलवेज अ वेल रन कंपनी टिल मिस्टर सुभाष चंद्रा डिस्क्लोज्ड हिज whatever, whether it was siphoning or the money he put into real estate, which he acknowledged was a mistake. I think जिस तरह की brand value है, and with Sony now here, Ajay ji, if I could put my money where my mouth is, it is Z. At this price, at 19,900, at 278, आपको मैं Z 350 का भाव बहुत जल्दी दिखा दूंगा और 500 रुपए का भाव अगले साल तक। क्या बात है, ये शानदार। ये तो बात पूरा एनालिसिस हो गया जी एंटरटेनमेंट का। हमारे साथ संदीप सबरवाल भी जुड़ रहे हैं बातचीत बाजार की आगे लेके जाने के लिए। संदीप, हालांकि मैं बाजार में व्यू लेता लेकिन अभी माहौल थोड़ा जी का बना हुआ है और ये हम पसंद करें या नहीं करें, लेकिन ये बाजार का बड़ा चहेता, वेल ट्रैक्ड ट्रेडिंग भी होती है इसमें, लोग और लेके भी बैठे हुए हैं इस आशा में कि सोनी आएगा, चीज़ें बदलेंगी। आपका कोई व्यू इस पे या आप अवॉइड करेंगे इसे? जी पे मेरा कोई व्यू नहीं है, क्योंकि डायरेक्शनली मुझे लगता है कि सैटेलाइट टीवी एज अ बिजनेस का फ्यूचर बहुत ब्लीक है। जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म्स कंटिन्यूअसली टेक ओवर कर रहे हैं और इनके पास इनकी एड रेवेन्यू लॉस और सब्सक्रिप्शन लॉस सब कुछ होता रहेगा। तो अभी हम लोग एक थोड़ा डेंजरस से फेज में है मार्केट के। अब डेंजरस फेज मार्च में नहीं था जब सब डरे हुए थे, डेंजरस फेज अब आ रहा है कि जब कोई नहीं डरा हुआ। क्योंकि पिछले 2-4 दिन से मैं देख रहा हूँ कि जिन कंपनीज के फंडामेंटल सबसे सस्पेक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा मूव आ रहा है। आई थिंक अब थोड़ा लोगों को अपना यूफोरिया कंट्रोल में रखना चाहिए। बताइए, कई दिनों से फार्मास्यूटिकल शेयर चल रहे थे, एक राउंड का कहते हैं तेज़ी आ भी चुकी है, इसमें कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर एक सिस्टमेटिकली लंबी तेज़ी है, अभी बने रहना चाहिए इसमें? ये फार्मा में बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन तो मैं कहूँगा कि सिलेक्टिव कंपनीज में बने रहना ही ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में काफ़ी सालों के बाद एक फंडामेंटल टर्न अराउंड हो रहा है कि जेनरिक प्राइसिंग इंप्रूव हो रहा है। ये कंपनी जो सफ़र कर रही थी कि प्राइसेस भी नीचे थे और चाइना के डिसरप्शन के कारण रॉ मटेरियल प्राइसेस भी ऊपर थे, उसके कारण प्रॉफिट का जो स्क्वीज था वो अब उल्टे साइड पे रिवर्स हो रहा है। उनके कॉस्ट प्रेशर्स कम हो रहे हैं और प्राइसिंग फाइनल प्रोडक्ट का बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है, और ऊपर से हम एक M&A एक्टिविटी की भी खबर है सिप्ला को रिलेटेड। अब वो होगा या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो होता है तो वो बहुत ही बड़ा डील होगा। तो मुझे लगता है कि सन फार्मा जैसी कंपनी, लुपिन एक टर्न अराउंड कंपनी है, और अगर किसी और का कोई चॉइस है, क्योंकि ज़्यादा छोटी फार्मा कंपनीज में मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि इनके बैलेंस शीट्स काफ़ी सस्पेक्ट रहते हैं। तो ओवरऑल सेक्टर अच्छा करना चाहिए, उसमें कुछ स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा करेंगे। ठीक है संदीप जी, आप जरा कंजम्पशन वाला जो स्पेस है उसके बारे में राय दीजिए, क्योंकि आज देखिए RBI की तरफ से कमेंट्स भी आए हैं, महंगाई का अनुमान उन्होंने बढ़ाया है, कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल CRR जो 10% का लगा है उससे भी थोड़ा मूड ख़राब हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफा गिरावट एशियन पेंट्स में, ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, निफ्टी के 10 सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयर में 5 कंजम्पशन वाले हैं। आप लोअर लेवल पर वैल्यू देख रहे हैं या फिर थोड़ी सी चिंताएं रहेंगी आगे? अभी
ये कुछ सिलेक्टेड कंजम्पशन कंपनी, स्पेशली ड्यूरेबल कंपनीज हो गई, या कुछ कंपनीज जिन्होंने इंडिकेट किया है कि इम्प्रूवमेंट उनको दिख रहा है प्रोस्पेक्ट में, तो उन पे नजर रखनी चाहिए। तो ये जो जैसे अगर करेक्शन आता है, और इन सब ये लो बीटा कंपनीज होती हैं नॉर्मली, और इनमें अगर आप देखें तो ऊपर से अगर 15-20% का करेक्शन आ जाए तो नॉर्मली अच्छा लेवल होता है खरीदने के लिए, क्योंकि ये कभी स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरते नहीं है, अनलेस मतलब बहुत लिमिटेड कंपनीज को छोड़ के ज्यादातर कंपनी इससे ज्यादा गिरती नहीं है, क्योंकि एक डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे अगले 1-2 महीने में मुझे लगता है यहाँ अच्छा मौका आएगा, क्योंकि फिर फेस्टिवल रिलेटेड थोड़ा मूड बनेगा लोगों इन्वेस्टर्स का, और फेस्टिवल डिमांड के पिकअप के उम्मीद से कुछ ये स्टॉक्स में अपमूव आना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि फॉल को एक्यूमुलेट करना चाहिए, रादर देन इससे हमें डरना नहीं चाहिए इस समय। सर बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और आपने बहुत ही अहम ये जो इंसाइट्स हैं वो हमसे शेयर करने के लिए। बाजार में थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि 19,550 के आसपास ही निफ्टी घूम रहा है, लेकिन भसीन साहब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, क्योंकि जी अभी जो 278 पर है 15% की तेजी के बाद, उसके लिए अभी से 500 रुपये के लक्ष्य दिखा रहे हैं, और कहाँ पर उनकी नज़र है इस पर बातचीत करेंगे। अजय, ओवर टू यू। हाँ जी हाँ अभिषेक, आपने सही बात कही। मैंने आपको बताया था 10% के बाद थोड़ी देर रुकता है, क्योंकि एफएनओ स्टॉक है। अभी वापस से कूलिंग ऑफ में अब 20 लग गया। देखा, मैं बोलने वाला था, जब मेरे मुंह से ये निकलने वाला था कि ये नेक्स्ट सर्किट लगेगा, वो फिल्टर लग गया 20 का। चलिए अब इसकी तरफ तो नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा जलाना नहीं चाहता। बजीद जी ने 185 में बोला था, लेकिन और दूसरे और कौन से स्टॉक है जो पोटेंशियल ऐसा बना सकते हैं? इसके जैसा तो कोई नहीं होगा, लेकिन कहाँ पे और दूसरी जगह वैल्यू दिख रही है? पहली बात तो अजय जी, ये न्यू हाई पे जाएगा। ओके, 350, 330, 40 रुपए से पहले ये रुकेगा नहीं। आज नहीं, 2 दिन और देख लो। तो ट्रेडर हो तो आप इसको बेचने की चेष्टा मत करना। अगर रख रखा है तो कीप होल्डिंग योर पोजीशन। अजय जी, सिंपल है। दिस मार्केट इज सेलिंग यू द ब्रेथ इज वेरी पॉजिटिव, वेदर इट्स फार्मा, वेदर इट्स आईटी। लुक एट द मिड कैप्स, लुक एट स्टॉक्स लाइक द मोस्ट हेटेड अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, दे आर हिटिंग न्यू हाइज। तो द इंडेक्स इज नथिंग। अब मैं 3-4 वैल्यू पिक्स आपको बोलूं। लुपिन इज अमंग्स द टॉप फेवरेट्स। आई थिंक लुपिन हैज अंडरगॉन ऑलमोस्ट 3 years ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। देयर जेनरिक प्राइसिंग इज बैक, एंड इन अ न्यू अवतार they've gained market share in a lot of places. Secondly, Maruti. Now everyone was chasing Maruti at 10,000, at 9,400 you don't want to touch it. Problem is not Maruti, problem is the volume and the deal which they have done. I think it's a no brainer. It's an all cash and all stock deal. Maruti is only going to gather more momentum at 19,600. सबसे लार्ज कैप जो मुझे फेवरेट है वो है मारुति। आई थिंक मारुति इज गोइंग टू 12,000 रुपीज इन द नेक्स्ट ईयर। क्या बात है अजय जी, जहां 17-18 लाख गाड़ी बिकती थी, 35 लाख गाड़ी का ऑर्डर है। और आप सोच सकते हो, इन एवरी स्कीम फ्रॉम ईवीज टू हाइब्रिड, दे आर एवरीवेयर। जी हाँ, उन्होंने अपनी पोर्टफोलियो को पूरा रिवैम्प कर दिया। करेक्ट। 35% का पोटेंशियल आपको दिखाई देता है नेक्स्ट 1 साल में, इतने बड़े लिक्विड लार्ज कैप में। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। 100% और लिक्विड लार्ज कैप जो आपको सूट करेगा, बिकॉज एट दिस टाइम यू डोंट वांट टू बी कॉट ऑन द रॉन्ग एंड, सिंस द इंडेक्स मे बी नॉट इन योर फेवर। सेकंड इज अपोलो हॉस्पिटल। कल रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स विल बी बेटर देन द लास्ट 2 quarters, and you will be amazed at the corporate developments. You've seen that in Indraprastha, you've seen that in KIMS. Apollo Hospital is somewhere I can put my money. I think 6,000 is coming by the next year. This is one 6,000. This is Okay. another big large cap you must have. 20% रिटर्न का पोटेंशियल अगले 1 साल में आपको अपोलो हॉस्पिटल में दिख जाएगा। And third is Gujarat Gas. This is a small cap, but Gujarat Gas is the largest city gas distribution play and only gathering steam as far as volumes and margins. Gas prices globally have softened. I think Gujarat Gas is 1 quarter numbers may have been, flat, but the next 2 quarters can be very, very superb. At 458, 460, it has a lot of potential to make money. Aside from that, मैंने आपको देवयानी इंटरनेशनल पहले भी कहा, अभी भी मैं कह रहा हूँ, replace your Jubilant with देवयानी. Costa Coffee, KFC and Pizza Hut are doing brilliantly, and in QSR, this is one of my top picks. 350 is the target I have by next year, so you can even get a 50 to 70% upside. गजब। 15 से 20% के लिक्विड लार्ज कैप, एक क्वालिटी मिड कैप जिसका 50 से 60% का यहाँ से पोटेंशियल है अगले 12 महीने में। तो जुबिलेंट आपने बहुत क्लोजली ट्रैक किया है उस समय में, और काफ़ी मुझे याद है आपने काफ़ी पैसा बनवाया व्यूअर्स का। अब आप कह रहे हैं फ्लिप कर लीजिए पोजीशन। देवयानी जो उसका
कंपटीशन है बट ज़्यादा अट्रैक्टिवली वैल्यूड लग रहा है कंपेयर्ड टू। और अजय देवयानी के जो नंबर आए थे उसमें नाइजीरिया की वन ऑफ प्रोविजनिंग थी बिकॉज ऑफ करेंसी जिससे से पिट गया थोड़ा सा, जिसलिए वो, और आपको पता है उनका नेपाल और नाइजीरिया में अच्छा स्टेक है। बट देखिए खाना पीना तो बंद नहीं होना, और जिस तरह के आपका मिलेनियल इफेक्ट है, यू नो, पिज्जाज एंड दिस इज नॉट जस्ट सोल्ड इन टियर 1 टियर 2। आप खुद काफी देख रहे हैं, लग रहा है शहरों में जा रहे हैं। अरे आपको पता ही नहीं क्या क्या कहाँ हो रहा है। छोटे आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, आउटलेट पे चले जाइए, these are the themes of the day because you have realized and Zomato becomes a normal outlet because आप उसी से आउटसोर्सिंग कराते हो। सही बात है। So वो जो आपके लोकल मैन पावर या सर्वेंट और उसकी जरूरत है वो खत्म हो रही है। फूड आउटलेट्स एंड फूड QSR डिलीवरी इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज मैनी फोल्ड फ्रॉम हियर। फर्स्ट क्लास, तो ये आपको 5 स्टॉक हमने आपको सर ने आज हमारे साथ शेयर किए हैं। पहले जो स्टॉक है गुजरात गैस, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको 20 से 25%, इवन लुपिन 30% तक का आपको इजाफा मिल सकता है अगले 1 साल में। लेकिन देवयानी इंटरनेशनल में बड़ा पोटेंशियल है क्योंकि री रेटिंग हो सकती है। डिम्पी, बिल्कुल आपने बात अच्छी कही, और आज तो संजीव जी ने पूरा जैसे कहते हैं ना माहौल ही बांध दिया, समय बांध दिया, ये बताते हुए कि यहाँ से आगे और कहाँ पे जाना और किन शेयरों के बदौलत जाना है। ठीक है, तो देवयानी पे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जी पे तो खैर आपको टारगेट अच्छे से मिल ही रहे हैं। कुछ एक और स्टॉक्स पे आते हैं। KRBL के नंबर आ गए हैं नीचे, एक बार अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आय इसकी बड़ी है, मुनाफा भी इसका बड़ा है। मिस्टर शेट्टी, एक बार आप KRBL के चार्ट चेक कीजिए। जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो तो पॉजिटिव हैं ही KRBL के साथ, और वो ये है कि डिमांड अच्छी है, और इस बार बुआई चावल की कम हुई है, पाकिस्तान में भी कम हुई है, भारत में भी कम हुई है, और मांग अच्छी है। और इस बीच सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन अगर हो जाए तो। अभी तक वो पूरा हुआ नहीं है, अभी चल रही है प्रोसीडिंग्स। उम्मीद है शायद दिवाली तक हो जाए पूरा। ये शेयर कितना और दम दिखाता है, 3.5% ऊपर है नंबर्स के बाद। नंबर्स तो ठीक नज़र आ रहे हैं, फिर आपको बहुत चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारी खबरें आ रही हैं, उसके दम पर शेयर रिएक्ट भी कर रहे हैं। KRBL के नतीजे अच्छे हैं, और उसके बाद उन्होंने 325 करोड़ रुपए के बायबैक का भी ऐलान किया है। चावल स्टॉक्स हमने अच्छे से चलते हुए देखा है। हालांकि मार्जिन थोड़ा सा इनका कम हुआ है, 18.9% से घटकर 17.8% के आसपास का फिगर आया है, लेकिन बाकी पैरामीटर पर नतीजे ठीक ठाक हैं। तो KRBL को लेकर ये अपडेट, 417 रुपए के आसपास का भाव है, और शेयर इस वक्त दिन की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है 5% की तेजी के साथ। लेकिन अब बाजार बंद होने में बमुश्किल 8 मिनट के आसपास का समय रह गया है, तो कल की तैयारी भी करवा देंगे आपके लिए, और BTST ट्रेड्स भी ले लेते हैं। आपसे शुरुआत करेंगे। क्षितिज, बताइए नजर आपकी कहां पर है, और क्या करेंगे, BTST या फिर STBT, जो आपका मन हो। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यहाँ पे मेरा स्टांस बिल्कुल अभी भी बाय एंड डिप्स का ही रहेगा। काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी ब्रेकआउट लेवल्स पे खड़े हैं, जिनमें एक पुल बैक रैली देखने को मिल रही है, और आने वाले सेशन में मुझे लगता है ये बाइंग मोमेंटम बिल्कुल जारी रहना चाहिए। पहला स्टॉक जो रिकमेंड करना चाहूंगा वो स्टॉक है भारत फोर्ज का। स्टॉक रेट कर रहा है लगभग 950 के आसपास। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था स्टॉक ने एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था, अच्छा ओपन इंटरेस्ट ऐड होता दिखाई दिया था। आज कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर के चलते स्टॉक में 1.5% के कट दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे लगता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को यहाँ पे लॉन्ग बेट लेने की। स्टॉक जैसे कि मैंने बताया 950 के लगभग यहाँ पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। यहाँ ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 930 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है एक बार स्टॉक 985 से 990 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का दमखम रखता है। तो पहली रिकमेंडेशन रहेगी भारत फोर्ज के अंदर। दूसरा जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा सीमेंट काउंटर में से, स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। आज के सेशन में स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, बड़ी कंसोलिडेशन के बाद मोमेंटम प्ले आता दिखाई दिया स्टॉक के अंदर। तो रिकमेंडेशन रहेगी लॉन्ग लेने की इंडिया सीमेंट को। करंट लेवल से, करंट भाव से 240 रुपए के लगभग स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 230 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पे 252 से 255 तक के लेवल्स को टेस्ट करने का दमखम रखता है। तो इंडिया सीमेंट और भारत फोर्ज मेरी आज की लॉन्ग बेट रहेंगी कल के सेशन के लिए। ठीक है, भारत फोर्ज आज हमारा सुबह बिग बोल्ड ब्रोकरेज में भी शामिल था। JP मॉर्गन की रिपोर्ट थी इस पे। आप भी कह रहे हैं कि और चलेगा, कल भी चला। और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि इंडिया सीमेंट्स चलेगा। इंडिया सीमेंट ना चरणबद्ध तरीके से चलता है। पहले 200 पे आके रुकता था, फिर जब उसने रेंज पार की तो 222 पे आके रुकने लगा, फिर जब उस रेंज को कंसोलिडेट किया तब 240 आ गया। अब एक नए जर्नी की तरफ और बढ़ सकता है। साउथ की कंपनी आप देख पा रहे होंगे। एक बार ज़रा चार्ट थोड़ा और बड़ा कीजिए, 7 डेज़ की बजाय 1 मंथ दिखाइए, तो आपको पता लगेगा। ये धीरे धीरे करके, जैसे माउंटेन्स की एक श्रृंखला होती है ना, वैसे वैसे करके ये आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। धीरे धीरे देखिए। खैर एनी हाउ, अब मिस्टर शेट्टी आपके BTST या STBT है तो वो बताइए।
जी हाँ डीपी, मेरा राय है मार्केट में अभी भी एक रेंज में है और एक पॉजिटिव बायस में है। मुझे लगता है कि आगे वाले दिनों में एटलीस्ट मार्केट और एक बार अपसाइड देने की कोशिश करेगा। अराउंड 19700 का जो रेजिस्टेंस है उसको एक बार टच होने की एक गुंजाइश भी कर सकती है। अगर डिसिसिव अपसाइड ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा तेजी दिखने को मिलेगी। तब तक एक रेंज में रहेगा, ऊपर के लेवल में अराउंड 19650 19700 और नीचे के लेवल में 19450 के आसपास। वो पैटर्न के हिसाब से मैं देना चाहूंगा एक लॉन्ग। मेरे ख्याल से KNR कंस्ट्रक्शन आज के दिन में एक अच्छा खासा परफॉर्म किया है। एक लंबी अवधि के एक रेंज बाउंड एक्शन में था और अराउंड नीचे के लेवल में 240 235 के आसपास एक कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था। आज अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, टुवर्ड्स द एंड थोड़ा कुछ कंसोलिडेशन हुआ है। मेरे ख्याल से 250 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इधर से बाई कर सकते हैं। उसका इमीडिएट अपसाइड टारगेट रहेगा 265 के आसपास और 240 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। KNR कंस्ट्रक्शंस 240 का स्टॉप लॉस, 265 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए। लेकिन अभी भी नतीजा आ गया है नागार्जुना कंस्ट्रक्शंस कंपनी के NCC 158 रुपये पर यह शेयर चला गया है। हम लगातार इसमें तेजी बनते हुए देख रहे हैं और आज भी 3% के आसपास का उछाल है। मार्जिन की बात करें तो 19% पर मार्जिन पहुंच गए हैं। इस फिगर्स को थोड़ा हम करेक्ट करेंगे। 14% से बढ़ के 19% का फिगर आ गया है। आय की बात करें तो 3321 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ रुपये से ऊपर की आय है। मुनाफे के फ्रंट पर भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, 137 करोड़ से बढ़कर 184 करोड़ रुपए का फिगर आय के फ्रंट पर ये रिपोर्ट की है कंपनी ने। क्षितिज, जरा NCC का शेयर एक बार जरा आप चेक ही कर लीजिए। हालांकि थोड़ा समय कम बचा है, कुछ ट्रेड तो शायद लोग नहीं ले पाएंगे, लेकिन फिर भी ये लगातार मोमेंटम में है। आप क्या टारगेट यहां से बताएंगे अब? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए NCC की बात करें तो चार्ट ने अच्छे खासे चार्ट दिखाई दे रहे हैं। हिस्टोरिकली स्टॉक ने काफी अच्छे मूव्स पिक करे हैं डाउन साइड से। ऊपरी स्तरों की बात करें तो एक इमीडिएट हर्डल स्टॉक के ऊपर दिखाई दे रहा है 160 रुपए का। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक बार 160 रुपए के लेवल को के ऊपर ब्रेकआउट आने की वेट करनी चाहिए। डाउन साइड की बात करें तो स्टॉक ने अच्छा खासा बेस बिल्डअप कर लिया 150 रुपए के लगभग। तो इनफैक्ट जब तक स्टॉक 150 रुपए के लेवल को होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है स्लो एंड स्टेडी अपसाइड मोमेंटम कैरी करना चाहिए। और एक बार 160 के लेवल अपसाइड में ब्रेक करते हैं तो मुझे लगता है 170 से 172 की तरफ जल्दी मूव करेगा। तो NCC के चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ओवरऑल नजरिया पॉजिटिव है। तो NCC का नागराज, जरा आप ना जाते जाते ना मैक्स फाइनेंशियल पर व्यू बता दीजिए। हालांकि शेयर 8% ये ऊपर है और जो गेंस इसने शुरुआती सत्र में बनाए उसको कायम रखा बाजार के मूड माहौल के विपरीत जाते हुए, क्योंकि एक्सिस बैंक जो अपनी हिस्सेदारी है वो करीब 13% से बढ़ाकर 19% करने वाला है। तो मैक्स फाइनेंशियल, क्या इस पर रणनीति होनी चाहिए? जी हाँ, लॉन्ग ट्रेड तो कंटिन्यू रहना चाहिए और भी तेजी आने की एक गुंजाइश है ये स्टॉक्स में। एक अच्छा खासा अपसाइड ब्रेकआउट देने की कोशिश किया है आज के दिन में। मेरे ख्याल से उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा आगे वाले दिनों में 880 885 के आसपास। बस खैर, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट के 2 मिनट में सौदे ना डिस्कस करने चाहिए, ना ही ट्रेड लेने चाहिए। जो हुआ है उसको सिर्फ नोटिस करना चाहिए, कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ ठीक हुआ, कहाँ पे हमसे चूक हो गई, कहाँ पे हमने ज़्यादा पोजीशंस ले ली, कहाँ पे हमने कम ली। ये एनालिसिस का समय होता है, इसलिए आप अपने पोर्टफोलियोज़ को चेक कीजिए। रोज़ के ट्रेडर हैं तो लिखना शुरू कर दीजिए, तो आपको बहुत फ़र्क दिखेगा इससे। ये मैं अपने निजी एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी शेयर कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि आज मार्केट की क्लोजिंग चेक करते हैं। देखिए, क्लोजिंग हो रही है 19,500 के ऊपर, तो ये मल्टीपल सपोर्ट एरिया है 500 से 300 वाला, उसके ऊपर हो रही है। लेकिन अगर आप कल की क्लोजिंग से चेक करेंगे तो उस क्लोजिंग में हमने 83 पॉइंट गंवाए हैं। तो आपका जैसे मन लगता है वैसे देखिए। अगर आप बहुत बुलिश हैं तो आपके लिए 300 और 500 वाला सपोर्ट काम करेगा। अगर आप बेरिश हैं, शॉर्ट लेके बैठे हैं, तो आपको तसल्ली हो सकती है कि देखिए कल के मुकाबले आज बाज़ार 83 पॉइंट नीचे है, तो मेरा रेजिस्टेंस पक्का है। तो दोनों को खुश करने वाला मार्केट है ये। और हमने कई बार कहा है कि अगस्त के कम से कम अगले 2-4 दिन भी हम एक्सपेक्ट करें ऐसे ही चलेगा। तो कम से कम आप ऐसी मूवमेंट देखेंगे। दूसरा आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में फर्स्ट डे फिर से ऐसा हो रहा है इस पूरे हफ्ते के अंदर, हम 44,800 के नीचे जाके क्लोज कर रहे हैं। कल इसके ऊपर थे। तो टिपिकली अगर आज डैमेज पूछेंगे ना मेरे से कहाँ पे हुआ है, तो मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी में हुआ है। इसलिए बैंक निफ्टी क्रिटिकली ज़्यादा वॉच करनी चाहिए बजाय निफ्टी के, ये आपके ज़्यादा काम आएगी। आज का जो सुपरस्टार था वो तो आपको पता ही है, वह जी एंटरटेनमेंट। हालांकि वो 20% के सर्किट पे अभी लॉक नहीं है, खुल गया उसका सर्किट, अब वो वापस ट्रेडेबल शेयर हो गया है। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, डिक्लाइंस आप देख रहे होंगे 1200 हैं।
इतने ही शेयर्स के साथ आज हमने एडवांसेस देखे थे सुबह, यानी कि आज बाजार में पॉलिसी के बाद जो गिरावट आई है ना, उसमें ज़्यादातर शेयर्स ने पार्टिसिपेट वापस से नहीं किया। तो बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे? कौन था निफ्टी को जो 120 से 130 पॉइंट से लेके 83 पॉइंट की गिरावट पे इसे कवर करवा के लाया है? वो काफ़ी हद तक है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। उसका योगदान आप ना भूलिएगा, वो आज भी हरे निशान में बंद हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस की 82 पॉइंट का नुकसान आपको निफ्टी पे दिख रहा होगा। इसके अलावा आप कुछ और शेयर्स भी चेक कर सकते हैं जहां पर इसी तरह के ट्रेड आपको मिलेंगे। एक और चीज़, अगर आप इंडाइसिस को ट्रेड करते हैं तो आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स लेने की आदत डालनी होगी। अब आपको बड़े प्रॉफिट्स अभी नहीं मिलेंगे, और अगर आप बड़े प्रॉफिट्स लेना चाहते हैं फिर शेयर्स के अंदर आइए जहाँ पे न्यूज़ है, कहीं ना कहीं मूवमेंट है। आइए फटाफट से चेक कर लेते हैं आज की क्लोजिंग में। इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, टाइटन और अडानी एंटरप्राइजेस। आज अंबानी और अडानी की जो फ्लैगशिप कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और अडानी एंटरप्राइजेस, दोनों का योगदान काफ़ी अच्छा है। और मैं ये भी कह सकता हूँ अडानी एंटरप्राइज भी अपने 50 वीक हाई पे पहुँचा है। आज जो कमज़ोर था वो था HDFC बैंक और ICICI बैंक, इसलिए बैंकिंग को कल भी आप नज़रअंदाज ना कीजिएगा। क्षितिज, बहुत शुक्रिया अपना समय आज देने के लिए। अच्छे ट्रेड आपने बताए और मेरे को आपका इंडिया सीमेंट काफ़ी बेहतर लगा। हम भी 2-4 दिन से उसको ट्रैक कर रहे हैं। दूसरा, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शेट्टी आपका भी आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। मेरे को और अभिषेक को आप इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।